हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कैरियर इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम ऑलरेडी एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के स्पेसिफिक एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आज का फाइनल सेशन रहेगा। आज हम इस लास्ट सेशन में एम्ब्रियोलॉजी के सेशन में हम क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है उनके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CSIR नेट के रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो यहाँ पे बेस्ट मैनर में प्रोवाइड किया जाता है। और आप काफी सारी चीजें नई भी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का सेशन अपना एम्ब्रियोलॉजी का थर्ड सेशन है, राइट? चलिए, ओके। सो दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस लेक्चर 3 और सेशन 3। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, समझिए और आंसर करिए। और मुझे उम्मीद है अब तक मैंने काफी हद तक चीजें आपको समझा ही दी हैं, बता भी दी है, मल्टीपल टाइम चीजें रिपीट भी हुई हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पे एक आपके सामने क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, द एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल इन मेमेलियंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम। अगर आपको याद हो, मैंने मैमल्स के रेस्पेक्ट में आपको चीजें बताई होंगी। नहीं बताई तो यहाँ पे मैं एक बार रिकैप करा रहा हूँ। हाँ, मैमल्स की हमने नहीं डिस्कस की है। चलो एक बार मैमल्स के रेस्पेक्ट में चीजें, बेसिक चीजें समझ लो। देखो, मैमल्स के रेस्पेक्ट में जब भी हम बात करते हैं तो ह्यूमन एक बेस्ट एग्जांपल है, ह्यूमन को लेके चल सकते हैं। अगर ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आप देख पाते हैं कि यहाँ पे हम हमको ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट और ये यूट्रस वाला पार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ये यूट्राइन मेम्ब्रेन अपन मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जरा आप नोटिस करिए कि इस जगह हमको ओवरी दिखती है, राइट? और ओवरी में हम क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पे फीमेल जो गैमीट होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, या फीमेल जो सेक्स सेल है, दैट इज ओवम, वो यहाँ पे रिलीज होके आता है इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15th डे पे, ओव्यूलेशन वाले दिन पे, 14th डे पे ये रिलीज होके एग हमको यहाँ पे दिखता है, राइट? और 14th डे के बाद 2 दिन तक हम इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन विंडो। 14 से 16 डे के टाइम को, इन 2 दिन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन विंडो। अगर इस पीरियड ऑफ टाइम पे कोई अगर स्पर्म यहाँ तक पहुंच पा रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट मोड फॉलो करता है, यहाँ पे कीमोटेक्टिक पाथ, यहाँ पे कीमो थर्मोटेक्टिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप क्या देखेंगे? स्पर्म मूव करते आ रहा है और ये स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के फिर इवेंट को परफॉर्म करेगा। हालांकि स्पर्म की मैच्योरेशन साइट होती है, वो हम फिर किसी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये स्पर्म पहुंच चुका है इस पर्टिकुलर साइट पे, और हम इस साइट को नॉर्मली एम्पुला मेंशन करते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही कई बार एक इस तरीके का भी क्वेश्चन देखोगे कि फर्टिलाइजेशन फीमेल्स के केस में या फिर मैमल्स के केस में, स्पेशली मैमल्स के केस में किस पर्टिकुलर साइट पे होता है, तो आप याद रखना ये एम्पुला वाले रीजन में ही होता है, राइट? ये वाला जो स्पेसिफिक पार्ट है इसको हम स्थमस मेंशन करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एम्पुला वाला पार्ट है। अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो हम बोल सकते हैं कि चलो ये क्या है? फर्स्ट डे है। अब यहाँ से हम डे थोड़े से चेंज करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ये फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या आपको दिख रहा है? फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि मान लो चाहे 14वें दिन हुआ फर्टिलाइजेशन या फिर 15वें दिन या 16वें दिन, इन 2 दिनों में जिस समय पे भी आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, आप उसको डे 1 काउंट करो। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक स्ट्रक्चर बन के आ गया आपके सामने, दैट इज जाइगोट, राइट? ये जाइगोट। और जब भी आप जाइगोट की बात कर रहे हैं तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट? अगर आप इस चीज को जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको जाइगोट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये आपको जाइगोट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट? अब जरा यहाँ पे नोटिस करो कि जाइगोट मेमल्स के केस में अब ये क्या करेगा? डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे डिवीजन में करीब करीब 22 से 24 घंटे लगते हैं। मतलब एक दिन में एक बार डिवीजन होगा, तो ये फिर 2 सेल स्टेज आएगी। दूसरे दिन 2 सेल स्टेज, तीसरे दिन फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन आप 8 सेल स्टेज देख सकते हो। यहाँ पे 8 सेल स्टेज दिखेगी आपको। और आप मतलब चौथे दिन देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा जिसको आप मॉर्यूला बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? मतलब 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप बोलोगे क्या मिल रहा है आपको? मॉर्यूला। इतना क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या मिल रहा है? मॉर्यूला। आप नेक्स्ट डे देखिए, 5th डे पे अगले ही दिन आपको क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में आप देखेंगे कि ब्लास्टुला जो ह्यूमन का ब्लास्टुला होता है, हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं ह्यूमन के ब्लास्टुला को? हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, राइट? ह्यूमन ब्लास्टुला। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं पूरा कंटेंट रिवाइज करा रहा हूँ। आप मैक्सिमम चीजें यहाँ पे देख सकते हो। कई बार क्वेश्चन यही बन के आ जाता है, ह्यूमन के ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं? एक्चुअली कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अगर ब्लास्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व करें तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट होगी,
आउटर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनर सेल मास। जो हमारा क्वेश्चन है वो अब इस पार्ट से रिलेटेड है, अभी आप देखोगे, अभी आप नोटिस करोगे कि आंसर हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट में है। हालांकि हमको और भी डिटेल में जानना जरूरी है, जिससे अदर जो क्वेश्चन है वो हमारे फंसे ना, और हम इजी तरीके से उनको भी सॉल्व कर पाए। राइट, अब आप क्या देखेंगे, जब फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देखते हैं तो ये जो जाइगोट है ये करीब करीब इधर तक आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस जगह आपको मिलेगा, वो मतलब यहाँ पे आपको ब्लास्टुला वाली स्टेज मिलेगी, और सॉरी मोरुला वाली स्टेज मिलेगी, और यहाँ पे आपको ब्लास्टुला वाली स्टेज मिलेगी। ब्लास्टुला वाली स्टेज पे यहाँ पे आप फिफ्थ डे मेंशन करते हो। अब फिफ्थ डे पे जब ब्लास्टुला बनता है तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ट्रोफोब्लास्ट बन के आती है। ट्रोफोब्लास्ट प्ले अ क्रूशियल रोल, ट्रोफोब्लास्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, ट्रोफोब्लास्ट अभी यहाँ पे याद करो, आपको इस ओवम के चारों तरफ पे कुमुलस और जोना पेलुसिडा की एक लेयर होती है, उसको रिमूव करने में मदद करती है, जिसको हम हैचिंग बोलते हैं। राइट, तो ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को रिमूव करवाता है, और इसके अंदर इनर सेल मास में भी कई सारे इवेंट परफॉर्म करवाता है। और फाइनली आप सेवेंथ डे क्या देखते हो कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेवेंथ डे में क्या देखोगे, इम्प्लांटेशन। नाउ अब यहाँ पे अपना फोकस थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना जरा एक बार, कि ये जो फिफ्थ डे आता है, फिफ्थ डे पे जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हो, यहाँ पे आपको दिखेगा इनर सेल मास, इनर सेल मास। और सेवेंथ डे इसी इनर सेल मास में से सबसे पहला मॉर्फोजेनिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। सेवेंथ डे याद रखना कि सेवेंथ डे जो होता है, सेवेंथ डे इम्प्लांटेशन होता है। सेवेंथ डे इम्प्लांटेशन वाले टाइम पे इस इनर सेल मास में सबसे पहला मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीलेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीलेमिनेशन। इसको हम बोलेंगे डीलेमिनेशन। और इस डीलेमिनेशन की मदद से जो इनर सेल मास है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। राइट, यहां पे पहला डीलेमिनेशन हुआ। हालांकि इम्प्लांटेशन के बाद एक और डीलेमिनेशन होता है, किसमें, एपीब्लास्ट में। एपीब्लास्ट में एक और जो डीलेमिनेशन होता है उससे बनता है एमनियोटिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। इस एपीब्लास्ट में ही एक और डीलेमिनेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, एमनियोटिक एक्टोडर्म। इससे फिर आगे बनती है एमनियोटिक, इससे आपको देखने को मिलेगी एमनियोटिक, एमनियोटिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। राइट, सो ये जो हमारा एमनियो, ये जो एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट है ना, इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट से आगे बेबी की जो जर्म लेयर है वो बनती है एक्टोडर्म, एक्टो, मीजो, इंडो। एंड इसी एक्टोमीजो इंडो से फिर क्या होता है, फर्दर बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने रनिंग वे में आपको कंप्लीट बेबी के एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक की बात बता दी। अब जरा लौट के आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। हालांकि इस क्वेश्चन में छोटी सी चीज पूछी रही है, मगर मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट रिवाइज करा दिया, जिससे क्या होगा, आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जरा नोटिस करो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन मेमेलियन सेल आर ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसील। नो डाउट, अगर ह्यूमन के ब्लास्टुला को देखें तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट आपको देखने को मिलेगी, यस ट्रोफोब्लास्ट मिलेगी। उसके अंदर साइड में आपको इनर सेल मास मिलेगा, यस इनर सेल मास मिलेगा, आईसीएम मिलेगा। राइट, और यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलेगा, इसी को हम ब्लास्टोसील बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील। ये क्या है, ये कैविटी वाला पार्ट है, ब्लास्टोसील इज द कैविटी पार्ट। क्या ब्लास्टोसील में आप क्या देखते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्रेजेंट होंगी, नहीं इसमें कोई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नहीं होगी। यस इनर सेल मास, यस दैट इज द पार्ट। अभी आप देखो, इसी से तो हम बात कर रहे थे, इसी से मैंने मेंशन किया था कि जो इनर सेल मास है उसी में डीलेमिनेशन होता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन रहा है। एपीब्लास्ट में एमनियोटिक एक्टोडर्म बन रहा है और एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट बन रहा है। नाउ दिस इज एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट, जिससे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, इनर सेल पार्ट, इनर सेल मास का पार्ट है। ट्रोफो एक्टोडर्म नहीं, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट नहीं कलेक्ट करता। ट्रोफो इंडोडर्म नहीं। ट्रोफो जो लेयर्स होती है, ये लेयर, लेयर के लिए ट्रोफो वर्ड आप यहाँ पे यूज करते हो, और ये लेयर स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। सो आई थिंक आपको यहाँ पे आंसर आपका मिल गया है। हालांकि आंसर बहुत ही इजी था, एंड आंसर इज एक्चुअली बी, दैट इज इनर सेल मास। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियरिटी में चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने इन डेप्थ जाके चीजें कवर की हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मूवमेंट ऑफ epithelial sheet spreading as a unit to enclose deeper layer of embryo is termed as। देखो, याद करो, मैंने मॉर्फोजेनिक मूवमेंट आपको ऑलरेडी बताए हैं, और एक चीज आप नोटिस भी कर रहे होगे, हर बार मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, और अब तक आप कई सारे क्वेश्चन लगा चुके हो। एक बार हल्का सा रिकैप और कर रहा हूं, ध्यान से जरा यहाँ पे देख लीजिए कि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो होते हैं,
मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो आपके मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है, ये बेटा दो मेजर टाइप है। कौन कौन से? एपीबोली एंड इम्बोली। आपको इम्बोली के केस में चार फर्दर केस मिल जाते हैं। इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन, डिलेमिनेशन। और इन सारे ही केस में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन सेम चीज बता रहा हूं कि कुछ कीवर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इनवेजिनेशन में याद रखो कि एलिमेंट्री कैनाल बनती है, एलिमेंट्री कैनाल, ये इंडोडर्म नेचर शो करेगी। इनवोल्यूशन इन टर्निंग ऑफ सेल होगा और ओवर द इनर लेयर होगा, राइट, और इससे मीजोडर्म बनेगी। ओवर इनर लेयर, आप ऐसे बोलोगे इनर लेयर पे हो रहा है, ये अंदर की लेयर्स पे हो रहा है, और उससे बनने वाली जो सेल्स का नेचर होगा वो मीजोडर्मल होगा, मीजोडर्मल। यहाँ पे इंडोडर्मल सेल्स का नेचर शो होगा, राइट। इनग्रीशन में आप कीवर्ड यूज करते हो इंडिपेंडेंट सेल या इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल का आइसोलेशन होगा और वो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। डीलैमिनेशन में सीट ऑफ, सीट ऑफ या फिर लेयर ऑफ सेल्स आप मेंशन करोगे जो अलग अलग नेचर डिफरेंशिएशन शो कर रहे होंगे। एपीबोली में आप क्या बोलते हो कि एपीबोली में आउटसाइड मूवमेंट होता है। और आप अगर इस क्वेश्चन को नोटिस करें ना तो इनमें से इम्बोली के कोई भी फीचर मैच नहीं कर रहे। मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल, अरे एपिथेलियल सेल में मूवमेंट कहां पे होता है? एपीबोली में ही होता है। ये एपीबोली में क्या होता है? एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल नाम से ही समझ में आ रहा है कि आउटर सेल है, जो उसकी सबसे बाहर वाली सेल है, और बाहर वाली सेल में क्या होता है? एपिबोली होता है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड कहीं ना कहीं एपिथेलियल सेल भी है। एपिथेलियल सेल स्प्रेडिंग एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह स्प्रेड हो रही है, स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू इनक्लोज डीपर लेयर, जो अंदर की लेयर है उनको कवर करते हुए चल रही है, ऊपर से नई लेयर निकल रही है जो कवर करते हुए चल रही है ऑफ द एम्ब्रियो स्पर्म बेल, दैट इज एपिबोली, दैट इज एपिबोली। एपीबोली, इम्बोली नहीं होगा, इन्वोल्यूशन नहीं होगा, इनग्रेशन नहीं होगा। द आंसर विल बी योर फर्स्ट वन, आंसर विल बी ए। इज इट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ रहा है इतना? ओके नाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2021 का क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। इंडेक्शन इज एन एक्सट्रिंसिक, पहले इंडेक्शन को यहाँ पे समझाया गया। देखो इंडेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन अक्सर वही गलत होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, अक्सर ही वही होते हैं जहां पे हमको पता होती है चीजें फिर भी हम गलत कर देते हैं। रीजन बिहाइंड बस एक ही, हमारी हमारी जो नजर होती है ना वो पहचान नहीं पाती क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। इंडेक्शन जैसे इस क्वेश्चन में काफी हद तक चीजें वो खुद ही बता देगा। देखो, इंडेक्शन इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, आगे बढ़िए। दैट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेल, जो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ सेल, कहां पे? इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर पोजीशन पे डिपेंड करती है क्या? इंडेक्शन की प्रोसेस। और इंडेक्शन एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। It is a process where one cell or group of cell can influence द डेवलपमेंटल फेट ऑफ अनदर। जहां पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल या एक सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल दूसरी ग्रुप ऑफ सेल को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, सही है, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। एंड इज कॉमन स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल डिफरेंशिएशन, और ये कॉमन स्ट्रेटेजी यूज होती है टू कंट्रोल डिफरेंशिएशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन डेवलपमेंट। आप क्या देखोगे, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ये जो कॉमन स्ट्रेटेजी है, ये यूज कहां पे होती है? कंट्रोल करने में, डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने में और पैटर्न फॉर्मेशन में। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पैटर्न क्रिएट होते हैं, राइट, उनमें। एंड लास्टली क्या बोला जा रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द इंडेक्शन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा क्या स्टेटमेंट दिए गए और इनका आंसर क्या होगा। देखो, द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी प्रोटीन सिक्रीटेड फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल, सही बात है। जो इंडक्टिव सिग्नल है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ना इंडक्शन इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडक्शन में एक सिग्नल रिलीज होगा जहां पे प्रोटीन रिलीज होकर जा रही होंगी, और तभी तो वो एक्सट्रिंसिक पैटर्न शो कर रहा है ना। सो इंडक्शन कैन बी अ प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन रिस्पॉन्डिंग सेल, एकदम सही बात है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यस।
सो ए करेक्ट है। जैसे आपको ऐसा कुछ मिले कि ए करेक्ट है तो अपने ऑप्शन में भी चेक कर लो, है ना। तो ओके, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बनते हैं, सी डी, ये तो बनेंगे नहीं, बी तो गलत हो गया। तो देखो बी नहीं है तो बी वैसे सही भी नहीं होगा कि रेस्पॉन्स टू इंडक्टिव सिग्नल डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंड्यूसिंग सेल। क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंस ऑफ इंड्यूसिंग सेल। अरे कॉम्पिटेंस का कंसेप्ट पता है आपको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। चलो ऐसे ही बताओ कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या है। चलो यहाँ पे अगले पेज में मुझे ऐड करना पड़ेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। चलो यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल मैनर में इसको समझो, मैं हल्का सा मेंशन करते हुए चलता हूं। जब आप आई डेवलपमेंट की बात करते हो, जब आप बात किसकी करते हो, आई डेवलपमेंट की, तो ये ऑप्टिक वेसिकल इस तरीके से होती है और अपर लाइंग हेड एक्टोडर्म होता है। हालांकि मैं इसको बहुत सिंपल लेमन एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। जैसे कि मान लो अगर आप बीएससी में हो, आप बीएससी में हो, क्या आप सीएसआर नेट का फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते, क्योंकि वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या मांगेगा कि आपका एमएस बीएससी क्वालिफाई हो और आप एमएससी में एनरोल हो चुके हो, एटलीस्ट आपके पास एमएससी का एनरोलमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, एमएससी का एनरोलमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर रहा है कि आप एलिजिबल हो। एक तरीके से कॉम्पिटेंस को एलिजिबिलिटी से वो कर सकते हो कि आपके पास उतनी पावर है, राइट। यहाँ पे जरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये जो आपकी ऑप्टिक वेसिकल है, दिस इज ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पे कुछ कंपोनेंट रिलीज करेगी, मॉर्फोजन रिलीज करेगी, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉक्स2, राइट। अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर फैक्टर अवेलेबल है तभी ये मॉर्फोजन इसका एक्सप्रेशन करा सकते हैं। अपर लाइंग हेड एक्टोडर्म का एक्सप्रेशन किसमें करा सकते हैं, लेंस में, लेंस प्लेकोड, लेंस कोड बन ही सकता है पैक 6 के प्रेजेंस में। यहाँ पे ये कंपोनेंट है पैक्स 6, पैक 6 अगर पहले से प्रेजेंट है अपर लाइंग हेड एक्टोडर्म में तभी वो लेंस प्लेकोड बन सकता है। अगर ये हेड एक्टोडर्म थी, मान लो ये क्या थी, हेड एक्टोडर्म, हेड एक्टोडर्म, तो हेड एक्टोडर्म प्लेकोड में तभी बदल सकती है जब इसके पास कॉम्पिटेंस हो। कॉम्पिटेंस का मतलब इसके पास पैक्सिक्स हो, पैक्सिक्स वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है कि तब तुम आगे बदल सकते हो, राइट। अगर ये हेड एक्टोडर्म की जगह कोई दूसरी एक्टोडर्म होती, वहां पे पैक्सिक्स होगा ही नहीं, वहां पे ये मॉर्फोजन जाएंगे तब भी इसका कुछ नहीं बदलेगा, समझ रहे हो। सो दिस इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। और इंडक्टिव सिग्नल में कॉम्पिटेंस का कोई खास रोल नहीं है। यहाँ पे जो आपसे बोली जा रही है बात, अब जरा इधर देख लो, मेरा मेन मोटो यही है कि चीजें एक भी छूटे ना। देखो इंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन कैन अकर व्हेन द रेस्पॉन्डिंग सेल, जो रेस्पॉन्ड करने वाली सेल है, इज ऑलरेडी कमिटेड टू सर्टेन फेट। क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी कमिटेड टू सर्टेन फेट। अच्छा सी वाला पढ़ दिया मैंने, इस वाले को ही देखो भी, रेस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ इंड्यूसिंग सेल। क्या वो कॉम्पिटेंस ऑफ इंड्यूसिंग सेल पे डिपेंड करेगा, नहीं, कॉम्पिटेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस इन दिस, राइट। इंडक्टिव सिग्नल में कॉम्पिटेंस की कोई जरूरत नहीं है, बस वो कैपिल होनी चाहिए, उसके पास रिसेप्टर होनी चाहिए, एक्सट्रिंसिक सिग्नल है, प्रोटीन है, जाके बाइंड करेंगे, रेस्पॉन्स आएगा, राइट। अगला देखो ये क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन अकर व्हेन द रेस्पॉन्डिंग सेल इज रेडीली कमिटेड टू सर्टेन फेट। अरे वो पहले से ही अगर किसी फेट से कमिटेड है तो वो क्या ही रिस्पॉन्स करेगी। ये बोल रहा है कि वो एम टाइप की सेल है। एम टाइप की सेल का मतलब वो सेल ऑलरेडी कमिटेड है कि उसको क्या बनाना है, उसको ऑलरेडी पता है क्या बनाना है, तो वहां पे इंस्ट्रक्टिव सिग्नल काम नहीं करेंगे, राइट। वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको क्या बनाना है, कीप इन माइंड। नेक्स्ट देखो, लेटरल इनहिबिशन इज एन इंडक्शन दैट रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इन अ रेगुलेटरी स्पेस्ड मैनर। यस दिस इज ट्रू। आप याद करो लेटरल इनहिबिशन आपने कहां पढ़ा है, लेटरल इनहिबिशन आपने पढ़ा होगा सी एलिगेंस के केस में। सी एलिगेंस के केस में जहां पे प्राइमरी सेल होती है, राइट, प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है, उसके साइड में सेकेंडरी होती है, उसके साइड में टर्सरी होती है, ठीक है। जरा यहाँ पे देखो बोर्ड पे, मैं दोबारा से एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। ये वो छोटी छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अगर आपने देखा होगा सी एलिगेंस में, सी एलिगेंस में यहाँ पे इस तरीके से 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है। यहाँ पे कितनी वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है, 6। ये वाली सेल जो सबसे ज्यादा लिन 3 रिसीव करती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, प्राइमरी में। वो किसमें कन्वर्ट होती है, वो किसमें कन्वर्ट होती है, प्राइमरी में, राइट। ये किसमें, जो सबसे ज्यादा लेंथ रिसीव करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी में। फिर प्राइमरी सेल साइड वाली सेल को इंड्यूस करेगी कि अब वो सेकेंडरी में जाए, बने। तो ये एक तरीके का सिग्नल क्या है, ये एक तरीके का वो सिग्नल है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भाई
हम प्राइमरी हैं, तुम सेकेंडरी बन के रहो, तुम क्या बनोगे, सेकेंडरी वीपीसी बन के रहोगे, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टिव सिग्नल है जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट, कि हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेटरल इन्हिबिशन क्या है, एक तरीके का इंडक्शन है, जहां पे इंडक्शन में आप क्या देखते हो कि रिजल्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इन अ रेगुलेटरी स्पेस्ड मैनर, राइट, कि साइड वाली सेल अब क्या होगी, साइड वाली सेल अब एक पर्टिकुलर फेट को अटेन करेगी। तो ये लेटरल इन्हिबिशन का कहीं ना कहीं एग्जांपल इंडक्शन से रिलेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपका ए और डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ए और डी स्टेटमेंट क्योंकि सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नाउ द आंसर इज सी। इज इट क्लियर, बोलो भाई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपके मन में अभी भी कुछ शंका, लघु शंका या कुछ भी बच रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना, आई विल श्योरली आंसर यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन रीड करिए। द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस एंड एप्स सर्व्ड एज टू डिफरेंट मॉडल प्लान्स ऑफ द डेवलपमेंट। पूरी कहानी कथा लिखी हुई है, हालांकि बस लास्ट में बोल देगा मैच कर दो, इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस एंड एप्स serve as two different model plan of development. In the former germ layer, formation is initiated from a fluid filled ball like blastula, while in the latter germ cell formation in the चलो इधर देखो, कुछ नहीं, कहानी कथा लिखी हुई है, इधर देखो तुम। सिंपल सी एक बात है, जब आप एम्फीबियन डेवलपमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। याद याद है ना आपको, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या बोलते हैं इसको, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये जो पोर लाइक ओपनिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं, राइट। डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर और ब्लास्टोपोर लिप जैसा स्ट्रक्चर, ये कॉर्नर वाला लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे आप याद करो न्यूक्लिक सेंटर होता है, देयर इज अ न्यूक्लिक सेंटर, राइट। और ब्लास्टोसील कैविटी, इधर कैविटी होती है, ये क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी। अब बस आपको क्या बोला जा रहा है कि ये एम्फीबिया का केस है, ये एम्फीबिया का केस है। और यहाँ पे आपको बर्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि बर्ड में इस तरीके के प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे साइड में नोड होता है जिसको हम हेंसन नोड बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हेंसन नोड है, हेंसन नोड। ये प्रिमिटिव ग्रूव होती है, ये पूरी स्ट्रीक है, और इसमें यहाँ पे जो ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। प्रिमिटिव ग्रूव आपका रिलेट करता है ब्लास्टोपोर जैसे स्ट्रक्चर से। अब जरा यहाँ पे नोटिस करो चीजें कि हम कहाँ से क्या मैच कर रहे हैं, जरा मैचिंग देखना है अपने को कि कौन किससे मैच हो रहा है। जैसे ब्लास्टोसील की बात करें तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में मिलती है, इससे सही बात है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, मान लो ये एपीब्लास्ट है और यहाँ पे नीचे हाइपोब्लास्ट होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लास्टोसील एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नीचे मिलेगी, राइट। तो अपन ए को 4 से मैच कर सकते हैं। ओके, ब्लास्टोपोर लिप जो होता है, ब्लास्टोपोर का लिप, ये जो कॉर्नर में बता रहा था, ब्लास्टोपोर लिप जो होगा आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, ये जो स्ट्रीक है ना, इस स्ट्रीक से मैच करता है, याद रखना। ब्लास्टोपोर लिप मैच करता है स्ट्रीक से, प्रिमिटिव स्ट्रीक से, सही है। देन देखो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर याद रखना, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हेंसन नोड से मैच करेगा। मैंने अभी मेंशन किया था कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, डीएलओपी है, ये हेंसन नोड से मैच करता है, राइट। तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हेंसन नोड हो गया। एंड देन आपका ये जो ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर मैंने अभी मेंशन किया था, जो प्रिमिटिव ग्रुप है वो ब्लास्ट इससे ब्लास्टोपोर से रिलेट करेगा। तो प्रिमिटिव ग्रुप आपका किससे, प्रिमिटिव ग्रुप ब्लास्टोपोर से रिलेट करेगा। और न्यूक्लिक सेंटर अब बचा, हाँ न्यूक्लिक सेंटर आपका ये लास्ट बचा। फिर पोस्टीरियर, ऑब्वियसली बात है, प्रिमिटिव ग्रुप यही में मिलेगा, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन पे, ये लास्ट की पोस्टीरियर साइड की, पोस्टीरियर बोलो, ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन पे आपको ये मिल जाएगा। नाउ यू कैन मैच इट। समझ में आया कर क्या रहा है? अपन ने ये किया है कि हमारे पास एक एम्फीबियन मॉडल था जीनोपस का, एक हमारे पास बर्ड में चिक्का मॉडल था। इन दोनों मॉडल में कुछ स्ट्रक्चर सेम बनते हैं और हम उनको रिलेट कर रहे होते हैं कि जो हेंसन नोड है ये इससे मैच करेगा, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से मैच करेगा, राइट, कि इन दोनों में सिमिलरिटी है। डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हेंसन नोड से मैच करेगा। जो प्रिमिटिव ग्रूव है, ग्रूव मतलब, ग्रूव का मतलब ही क्या निकल के आता है, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ब्लास्टोपोर भी देखोगे तो ब्लास्टोपोर भी एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर आपका ब्लास्ट, ये जो ग्रुप है इससे मैच करेगा, प्रिमिटिव ग्रुप रिलेटेड टू ब्लास्टोपोर। आप कुछ चीजें माइंड में रखना और उन्हीं से रिलेट करते हुए आंसर आ जाएंगे। आप इसमें 2-3 चीजों को मैच कर लो तब भी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सो आपको जो ध्यान रखना है कि हेंसन नोड याद रखना है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से रिलेट करेगा, प्रिमिटिव ग्रुप आपका ब्लास्टोपोर से रिलेट करेगा। बस इन दोनों को याद कर लो तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। एंड द आंसर शुड बी
ये आ गया अपना आंसर। सो हमारा आंसर इस केस में आ जाएगा बी। क्लियर है इतना? बताओ भाई, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, जस्ट सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट मेमिलियन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आपका मेमल डेवलपमेंट से है। अगला क्वेश्चन आपका मेमिलियन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाइगोट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है चीजें, ऑलरेडी पढ़ रखी है, इवन अभी मैंने समझाई भी थी। क्या बोला जा रहा है? मेमेलियन डेवलपमेंट से रिलेट किया जा रहा है इसको। देखो, मेमेलियन डेवलपमेंट से इसको रिलेट किया है, और इसमें क्या बोला गया है कि मेमेलियन डेवलपमेंट में आपको ऑलरेडी पता है ब्लास्टोसिस्ट होती है। क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट होती है। यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी होगी। ब्लास्टोसिस्ट मतलब जो ब्लास्टोलाइज स्टेज है मेमल्स में, राइट। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पे आईसीएम है, इनर सेल मास है, आईसीएम है। अब जरा देखते जाओ क्या बोला जा रहा है। बस इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जाइगोट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सही बात है। जरा इसको थोड़ा सा और पीछे आके समझ लेते हैं कि अगर आप जाइगोट से स्टार्ट करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वर्टिब्रेट के केस में, वर्टिब्रेट के केस में 16 सेल स्टेज तक, 16 सेल स्टेज तक क्या होती है? टोटीपोटेंसी होती है, ऑलरेडी बताया हुआ है। इनवर्टिब्रेट के केस में, इनवर्टिब्रेट के केस में ये कंडीशन 4 सेल स्टेज तक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जाइगोट तो एक सिंगल सेल स्टेज है। जाइगोट तो एक सिंगल सेल स्टेज है, चाहे किसी का भी हो, ये टोटीपोटेंसी होगा। क्या होगा? टोटीपोटेंट, राइट। और इसमें भी जब ये पर्टिकुलर कंडीशन आ जाएगी, जब आपकी ब्लास्टुला सेल स्टेज आ जाएगी, ब्लास्टुला सेल स्टेज आ जाएगी, इसमें भी जो आईसीएम है ये प्लूरिपोटेंट हो जाता है, प्लूरिपोटेंट। अब बात ये भी निकल के आती है यहाँ पे सामने कि ये सर ट्यूटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या है? मैं मान के चलूंगा इतना तो पता ही होगा। टोटीपोटेंट सेल वो सेल जो एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट को बना सके, दैट इज टोटीपोटेंट। जो एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट दोनों को बना पाए, वो टोटीपोटेंट सेल होगी। प्लूरिपोटेंट में जो एम्ब्रियोनिक पार्ट को बना पाए, एम्ब्रियोनिक, मोस्टली एम्ब्रियोनिक पार्ट को बनाएगा, ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट को नहीं बना सकता। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है आईसीएम, इनर सेल मास। इनर सेल मास पूरे के पूरे एम्ब्रियो को बना सकता है, मगर वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को नहीं बनाएगा। कीप इन माइंड। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है ही अपना कि जाइगोट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। यस, दैट्स ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखो, द सेल ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट। ये बात भी सही है कि आईसीएम की सेल जो है वो प्लूरिपोटेंट है। ये भी अभी समझाया हमने, अभी हमने समझा, right? The three regulatory transcription factor OCT4, NANOX, SOX2 help to maintain pluripotency of inner cell mass। नहीं बेटा, याद करो, मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, अभी नहीं मतलब पिछले सेशन में बताया ही होगा कि ये जो फैक्टर है, मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, जरा रिकैप कर लो कि यहाँ पे हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्रोफोब्लास्ट की सेल है। वी हैव ट्रोफोब्लास्ट सेल, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर यहाँ पे आईसीएम की सेल है। ये क्या है? आईसीएम की सेल है। यहाँ पे आईसीएम की सेल है। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि इनके न्यूक्लियस में कुछ पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलते हैं, उनको याद करने का तरीका था सीईओ एनएसएस। याद है? और वो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये तो दोनों में मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये तो दोनों में मिलेगा। सी बोले तो CDX2, ई बोले तो ईओमेस, ओ बोले तो OCT4, नेनॉक, स्टेट, स्टेट 4, सॉक्स 2, राइट। याद करो मैंने क्या बताया था, सी और ई एक्सप्रेस कहाँ होगा? बाहर वाली सेल में, मतलब बाहर वाली सेल बोले तो ट्रोफोब्लास्ट सेल में। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट में CDX2 और ईओमेस आएगा। OCT4 नेनॉक का आएगा, इनर सेल मास में आएगा। मगर यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि OCT4 नेनॉक एंड सॉक्स 2 सारे के सारे कहां पे इन्वॉल्व है? सारे के सारे मेंटेन है प्लूरिपोटेंसी ऑफ इनर सेल मास में। नो डाउट नेनॉग इन्वॉल्व होगा, और
OCT4 एक बार को हो सकता है, SOX2 बहुत ज्यादा इस काम में इन्वॉल्व नहीं होता, राइट, इसको ध्यान रखना। नो डाउट नेनॉक को हम क्या मेंशन करते हैं, नेनॉक को मेंशन करते हैं प्लूरिपोटेंसी फैक्टर, प्लूरिपोटेंसी फैक्टर, बट ये SOX2 इस काम में इन्वॉल्व नहीं होगा एक बार को, राइट। ठीक है, मतलब अगर अपन इन ऑप्शंस में जाएं तो देखो ए एब्सोल्यूट करेक्ट है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट है, ए और बी तो एब्सोल्यूट मैनर में करेक्ट है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर यहाँ पे एक बार को मैं SOX2 को भी कंसीडर कर लेता, अगर यहाँ पे ऑप्शन में भी दिए होते, नो डाउट यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट मैनर में वो वाली बात नहीं आ रही कि मतलब ये गलत ही है। हालांकि प्लूरिपोटेंसी फैक्टर में हम निनॉक को ही मेंशन करते हैं, OCT4 को एक बार को ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉड्यूला है, मॉड्यूला से आप देखते हो इनर सेल मास को प्रमोट कराने में और ट्रोफोब्लास्ट को प्रमोट कराने में, आपने ये वाला सर्किट डायग्राम भी देखा होगा कि यहाँ पे CDX2 इन्वॉल्व होता है, CDX2 इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, इसमें OCT4 इन्वॉल्व होता है, OCT4, और इसको इसी को बना के रखने में निनॉक का रोल आता है, निनॉक। और फिर इससे जो हाइपोब्लास्ट बनती है, एक क्या बनेगी हाइपोब्लास्ट, इससे क्या बनेगी एपिब्लास्ट। इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे आपका इस जगह यहाँ पे स्टेट का काम आता है और सॉक्स का काम आता है, राइट। सो एक बार को मैं इसको एक्सक्लूड बस इसी पैटर्न पे कर रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट मैनर में फैक्टर नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो CDX2 अपरेगुलेट द OCT4 एंड निनॉक, एकदम गलत बात है। CDX2 का भी OCT ये तो अपग्रेड नहीं करते, ये तो दूसरे के एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, याद रखना। OCT4 एंटागोनिस्ट है किसका, CDX2 का, CDX2 का, राइट। ये दोनों तो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, अपरेगुलेट तो करेंगे नहीं, अपरेगुलेट नहीं कर रहे, ये तो पहले ही गलत गलत हो गए। बी और सी और ए और बी में एक बार को और देख लेते हैं कि जाइगोट इज टोटिपोटेंट स्टेम सेल, यस दैट इज ट्रू। द सेल ऑफ द इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट, ये भी एब्सोल्यूट करेक्ट है। एक बार को अगर ऑप्शन सी भी होता ना ABC, तो मैं ABC पे जाता, ठीक है, बट मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ए बी और BC है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी ए। ठीक है, ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, पिछले ईयर में पूछा गया है, जस्ट 2022 में ही पूछा गया है। सो आंसर इसका ए आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग एनिमल डेवलपमेंट। एनिमल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में अगला क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ओके देखो, द सेल इज फर्स्ट स्पेसिफाइड टुवर्ड द गिवन फेट suggesting that it would develop into this cell type even in the neutral environment, even in the neutral environment, okay, ठीक है। होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज ऑब्जर्व इन ड्रोसोफिला, नहीं रे, होलोब्लास्टिक नहीं होता है यहाँ पे सुपरफिशियल एक बार को क्लीवेज होता है ना। होलोब्लास्टिक तो कतई नहीं होगा इसमें। तो होलोब्लास्टिक याद करो कहाँ पे होता है, मैमल्स, सी अर्चिन और एम्फीबियंस में। होलोब्लास्टिक इक्वल कहाँ पे होता है, मैमल्स और सी अर्चिन में, अनइक्वल कहाँ पे होता है, एम्फीबियंस में, राइट। इसीलिए वहां पे माइक्रोमियर मैक्रोमियर का कंसेप्ट आता है, तो बी तो कतई नहीं होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं इस पे सी पे। इनफोल्डिंग ऑफ सीट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड इनग्रीसन। कभी भी इनफोल्डिंग ऑफ सीट कभी भी इनग्रीसन कहलाएगा नहीं, याद करो कीवर्ड बताया। इनग्रीसन के केस में इंडिपेंडेंट सेल आइसोलेट होगी, इंडिविजुअल सेल आइसोलेट होगी और मूव करेगी इंटीरियर ऑफ द सेल में, या इंटीरियर या थ्रू दूसरी साइड पर। तो बी और सी एब्सोल्यूट मैनर में गलत है, तो बी और सी एब्सोल्यूट मैनर में गलत है, तो हमारा ए और डी आ जाएगा। देख भी लेते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन सी अर्चिन एम्ब्रियो, यस दैट्स कुड बी, हो सकता है। कंडीशनल तो होता ही है, मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो में आप देखोगे डेवलपमेंट में कंडीशनल होगा ही होगा स्टार्टिंग वाले पार्ट में, राइट। सो ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है। नाउ द आंसर शुड बी सी, आंसर अपना आ गया इसका सी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्फीबियन के केस में जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसमें क्या, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे, हमको यही बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, जस्ट देख लो 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस सेंटर सेल्स आर मेसोडर्मल ओरिजिन। कीप इन माइंड, मैंने एन नंबर ऑफ टाइम मेंशन किया है, इन्हीं सेशंस में मेंशन किया है कि जो न्यूक्लियस सेंटर है इसकी सेल इंडोडर्मल होगी, और जो आपका ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर की सेल जो होंगी वो मेसोडर्मल होगी। सो द ए स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूट इनकरेक्ट, ए इज एब्सोल्यूट इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, नॉगिन कॉर्डिन नॉगिन एंड गूसिकॉइड आर सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजर। देखो भाई, यहाँ पे अगर नॉगिन कॉर्डिन और फॉलिस्टेनिन होता, मैं बोलता वो ऑर्गेनाइजर से रिलीज हो रहे हैं, मगर गूसिकॉइड वो फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजर बनाने में मदद करता है। अगर आपको न याद हो तो मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ, बेसिक पार्ट है, एक बार समझ ही लो, जरूरी भी है।
कि जब हम एम्फीबियन डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं और इस पार्ट तक आते हैं, चलो अभी नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे देखो कि ये ब्लास्टुला सेल स्टेज है। ब्लास्टुला सेल स्टेज पे ही आप क्या देखते हो, यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी बन गई होती है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे डीएसएच थोड़ा सा साइड में शिफ्ट होता है। डीएसएच की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डीएसएच आता है। डीएसएच की वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन प्रमोट होता है, बीटा कैटनिन प्रमोट होता है। और बीटा कैटनिन याद करो क्या करता है, बीटा कैटनिन अलोंग विद द सम नोडल फैक्टर अलोंग विद सम नोडल फैक्टर, ये क्या करेगा, इन पर्टिकुलर सेल की, इन इस पर्टिकुलर साइड की सेल के न्यूक्लियस में जाएगा। ये दोनों कहा जाएंगे, मूव टू द न्यूक्लियस, मूव करेंगे टू द न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस में जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे इस पर्टिकुलर साइड की जो सेल्स होंगी, इस पर्टिकुलर साइड की जो सेल्स होंगी, इन पर्टिकुलर साइड की सेल्स में आप क्या देखोगे, इस पर्टिकुलर साइड की सेल्स के न्यूक्लियस में आप क्या देखोगे, मान लो इन पर्टिकुलर साइड की सेल्स का न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक पर्टिकुलर जीन है जिसका यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं TCF3। यहाँ पे क्या है, एक इनहिबिटर है, ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है। नाउ द रोल ऑफ बीटा कैटनिन एंड नोडल प्रोटीन इज टू ब्लॉक दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। और ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है भी किसका, जरा ध्यान से सुनना, किसका है, ये है सियामोइस का, सियामोइस, ये है ट्विन का, ट्विन, ये है गूसिकॉइड का, गूसिकॉइड, एक्स नॉट एंड एक्सलिम। ये 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, इन पांचों को ये अकेला TCF3 ब्लॉक करके रखे हुए था। नाउ द रोल ऑफ बीटा कैटनिन नोडल प्रोटीन इज ब्लॉकिंग द TCF3। और जैसे ही TCF3, ऐसे समझो कि जब DSH प्रेजेंट है या DSH एक्टिव है, जब DSH एक्टिव है तो बीटा कैटनिन उधर साइड में इजीली अवेलेबल है, बीटा कैटनिन अवेलेबल है, नोडल फैक्टर अपने आप इधर पूरे में काम करते हैं। जब बीटा कैटनिन एक्टिव होगा तो TCF3 इनएक्टिव होगा, और जब TCF3 इनएक्टिव होगा तो ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। और इनके एक्टिव होने पे सबसे पहले जो एक्सप्रेशन होता है वो सियामोइस और ट्विन का होता है। नाउ द पॉइंट इज कि इधर साइड की, इन पर्टिकुलर साइड की सेल में 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहले एक्सप्रेस हो रहे हैं, और उन्हीं का नाम है सियामोइस, सियामोइस और ट्विन। वो सेल जो सियामोइस और ट्विन को एक्सप्रेस करेंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी न्यूक्लियर सेंटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, न्यूक्लियर सेंटर में। एंड सेल अबव द न्यूक्लियर सेंटर, अब इसके ऊपर की जो सेल्स हैं, सेल्स अबव द न्यूक्लियर सेंटर, वो क्या करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक सेल में एक्सप्रेशन हुआ और वो सेल डिवाइड भी तो कर रही है साइमल्टेनियसली, तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो सेल है, अब वो जब बाद में डिवाइड करेगी तो उनमें सियामोइस के साथ अदर फैक्टर भी एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। अब वो सेल जिसमें ये पांचों एक्सप्रेस हो रहे हैं और इनमें से मेनली गूसिकॉइड एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया, तो वो सेल जिनमें गूसिकॉइड एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया, गूसिकॉइड का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया, नाउ दीस सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर। अब आगे की बात समझो, ऐसा तो नहीं है जैसे ऑर्गेनाइजर बना तब तक ये सेल और कोई डिवाइड नहीं कर रही थी, अरे नहीं भाई, सब डिवाइड भी कर रहे थे। दैट्स व्हाई, इसीलिए आप क्या देखोगे, क्योंकि डिवीजन ऑलरेडी चल रहा था, तो आप क्या देखोगे, ये ब्लास्टुला से ये प्रोसेस कहां पे पहुंच जाती है, गैस्टुला पे पहुंच जाती है। ये प्रोसेस ब्लास्टुला से फिर कहां पे पहुंच जाती है, गैस्टुला सेल स्टेज पे पहुंच जाती है। ये प्रोसेस कहां पहुंच गई, ब्लास्टुला से गैस्टुला पे पहुंच गई। अब गैस्टुला वाले टाइम में आप क्या देखोगे, नीचे से इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजर है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजर है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजर वाला पार्ट है, ऑर्गेनाइजर। और इसी कॉर्नर को हम डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर भी बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये ब्लास्टोसील कैविटी है। अब ये ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, नाउ द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर इज, यहां से ये ऑर्गेनाइजर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज करेगा, और यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है नोगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेनिन। क्या नाम है इनका, नोगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेनिन। इन नोगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेनिन का काम है कि इधर से बीएमपी जो आता है, BMP4, उसको ब्लॉक करके रखते हैं। BMP2 और BMP4 को ब्लॉक करने का काम कौन करता है, नोगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेनिन। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि गूसिकॉइड रिलीज हो रहा है ऑर्गेनाइजर के थ्रू। अभी आप जब क्वेश्चन कर रहे थे, आप क्या देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजर रिलीज कर रहा है गूसिकॉइड, नहीं नहीं नहीं, वो रिलीज नहीं करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। और जब वो एक्सप्रेस करेगा, नाउ इट विल बिकम ऑर्गेनाइजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द क्वेश्चन इज सेइंग नोगिन, कॉर्डिन, नोगिन एंड गूसिकॉइड आर secreted by the organizer. No, they are not secreted by organizer. Gousicoid is the member that is creating organizer. Are you getting my point? Now, अब आगे देखते हैं। The default fate of ectodermal cell is become neural tube. Yes, everyone knows. ये बात तो एकदम क्लियर है कि अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, चलो आगे भी बढ़ के समझ लेते हैं चीजों को। यहाँ पे आगे बढ़ के समझो कि इधर साइड में इवन ये जो पूरी एक्टोडर्मल सेल है, इनका याद करो, मैंने बताया होगा कि नेचुरल फेट क्या होता है,
नेचुरल फेट इनका क्या होता है? इनका नेचुरल फेट ही क्या होता है? नर्वस सिस्टम। क्या होता है इनका नेचुरल फेट? नर्वस सिस्टम। वो तो इस वेंट्रल साइड में, इस वेंट्रल साइड में बीएमपी क्या करता है? इधर साइड में एपिडर्मिस बनवाता है। क्या बनवाता है? एपिडर्मिस। बोलो आ रहा है कि समझ में नहीं? अरे बोलो तो, आया समझ में? यस, गुड। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि सी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डिफॉल्ट फेट ऑफ एक्टोडर्मल सेल इज टू बिकम न्यूरल ट्यूब, यस, सॉरी न्यूरल टिश्यू। बीएमपी लेवल आर हायर इन द प्रिजम्पटिव डोर्सल मेसोडर्म। जो डोर्सल मेसोडर्म है उसमें बीएमपी लेवल्स क्या होते हैं? थोड़े से हाई रहते हैं, राइट। देखो ये बात एब्सोल्यूट गलत है, ये बात एब्सोल्यूट गलत है, क्योंकि बीएमपी लेवल डोर्सल में नहीं वेंट्रल में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है, ऐसी सिचुएशन आपकी एग्जाम में भी बनेगी। देखो अभी मैं अब इसको यहाँ पे स्विच करूंगा। देखो ऐसी इस तरीके के क्वेश्चन जहां जब भी आए ना, नो डाउट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, मगर जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखो ना, तो आप जाओ कि एब्सोल्यूट गलत कौन सा है। ये एब्सोल्यूट गलत है, कोई भी लिख के बोल सकता है, क्योंकि बीएमपी लेवल कभी भी डोर्सल साइड में ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि डोर्सल साइड में वो आ ही नहीं पाता, वहां तो नॉगिन कॉर्डिन पॉलिस्टाइनिन ही ब्लॉक करते हैं। अब मैं क्या करूंगा? बी स्टेटमेंट को दोबारा रीड करूंगा। देखो नॉगिन सही है, कॉर्डिन सही है, ओके यस सर सही है, दोनों होती है। गूसिकॉइड नो डाउट वो सिक्रीट नहीं कर रहा, राइट, मगर वो एक्सप्रेस तो कर रहा है, खुद के पास आ तो रहा है। इस मैनर में मैं बी स्टेटमेंट को सही मानूंगा। मैं अभी तक जिसको गलत बोल रहा था, अब मैं उसको सही मानूंगा। अगर यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही वाला होता और एब्सोल्यूट सही वाला होता ना, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोई भी दिक्कत नहीं थी, सही है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो देखो आगे। तो यहां पे अब हम क्या बोलेंगे कि बी स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी। समझ रहे हो? द की पॉइंट क्वेश्चन में बस इतना समझने वाला था कि आपको एब्सोल्यूट मैनर में देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मैनर में अगर मैं देखूं तो ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्यूट मैनर में इनकरेक्ट है, ए कभी नहीं होगा, राइट। मुझे कंफ्यूजन अगर होगा, डी एब्सोल्यूट मैनर में कभी भी सही नहीं होगा, डी एब्सोल्यूट गलत है। अब मैं इस पे डिफॉल्ट सेट, ये बी मेरा, सी स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है। अगर मुझे पता है कि सी स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है, सी स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है, तो मैं अगर फंस भी रहा हूं ना, तो इस पे बी और सी ही ऑप्शन में फंस रहा है, बच ही वही रहा है, तो बी और सी ही आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से भी चल रहे हो कि एब्सोल्यूट मुझे कौन सा सही है ये पता है, एब्सोल्यूट कौन सा गलत है ये सही पता है, तो आप ऑप्शन बी सही चूज कर पाओगे, ठीक है। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप डी एब्सोल्यूट जब आपको समझ में आ गया गलत है, तो इसका मतलब बी और सी ही स्टेटमेंट सही होंगे, राइट। द आंसर शुड बी सी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आर यू रेडी? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ब्लास्टोमियर ड्राइव फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ क्लीवेज डिवीजन से सेकंड क्लीवेज डिवीजन ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो, when separated can give rise to visible tadpole. The blastomere derived from the late cleavage stage, however fail to develop a normal tadpole when separated from each other. Which of the most correct statement explain the phenomena? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कह क्या रहा है, ठीक है, एक बार और सुनो। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम रीड करते हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आता। बोल रहा है कि ब्लास्टोमियर जो है ड्राइव फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ क्लीवेज। अर्ली स्टेज ऑफ क्लीवेज मान लो मोरुला या ब्लास्टुला वाले पार्ट से उठाया हुआ है, ठीक है। से सेकंड क्लीवेज डिवीजन, सेकंड क्लीवेज डिवीजन का मतलब तो क्या हो गया भाई? सेकंड क्लीवेज का मतलब हो गया कि अभी जाइगोट था, पहला डिवीजन टू सेल स्टेज आई, और दूसरा डिवीजन सेकंड क्लीवेज का मतलब तो यही होगा, फोर सेल स्टेज की बात कर रहा है। फोर सेल स्टेज पे जब भी हम सेल को हटा रहे हैं, व्हेन सेपरेटेड कैन गिव राइज टू वाइबल टेडपोल। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि 18 सेल, सॉरी 18 16 सेल स्टेज तक टोटिपोटेंसी होती है, तो तुम तो 16 सेल स्टेज तक इसको अलग अलग कर दो तब भी बन जाएगा। यस दैट इज ट्रू। द ब्लास्टोमियर ड्राइव फ्रॉम लेट क्लीवेज स्टेज। लेट का मतलब क्या हो गया? 16 के बाद की बात कर रहा है। फेल टू डेवलप इनटू नॉर्मल टेडपोल। अब यहाँ पे एक नॉर्मल टेडपोल नहीं बन पाएगा व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फिनोमिना? इनमें से कौन सा मोस्ट करेक्ट फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा है प्रोसेस को? चलो देख लेते हैं। ईच अर्ली ब्लास्टोमियर कैरी द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ टेडपोल। ओके, अर्ली ब्लास्टोमियर कैरी द एंटायर साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर द स्टेटमेंट फॉर द डेवलपमेंट। बेटा यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखो, सोचो क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि अर्ली टाइम में जो जीनोम होता है ना वो इनएक्टिव होता है, पैसिव डीएनए बोलते हैं उसको। तो
वो सारी इंफॉर्मेशन कौन सी यूटिलाइज कर रहा है, जो मैटरनल इंफॉर्मेशन, जो मैटरनल एमआरएनए उनको यूटिलाइज कर रहा है। नाउ द आंसर शुड बी बी। क्यों आंसर बी होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है क्या, मगर वो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन वहां पे एक्टिव होता है? नहीं। एवरीवन नोज कि जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन होता है वहां पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन होती है, ट्रांसलेशनली एक्टिव कंडीशन होती है। आरएनए जो भरा हुआ है उससे खूब सारी प्रोटीन बनती है, ना कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस एक्टिव होती है। दैट्स व्हाई नो डाउट एंटायर जेनेटिक जीनोम या जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टिल वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां पे हेल्प नहीं कर रही। हेल्प कौन कर रहा है वहां पे? साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट हेल्प कर रहा है, राइट। सो आंसर शुड बी ईच, मतलब आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं पहले ये क्या कह रहा है। ईच अर्ली ब्लास्टोमियर कैरी द एंटायर साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। काफी हद तक सही बात है, आगे देख लेते हैं। अर्ली ब्लास्टोमियर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नहीं, कोई मिरर इमेज का कंसेप्ट नहीं होता, नन ऑफ द। सो आंसर शुड बी बी। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने अगर चीजें सही से तैयार कर रखी है, देख के समझ जाओगे पूछना क्या चाह रहा है। एक लेवल वो भी आ जाता है तैयारी करते करते कि हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ जो एग्जामिनर है वो क्या गेम खेलना चाह रहा है। तुमको उनके इंट्रोड्यूस, मतलब वो क्या सोच रहे हैं ना, तुम उनकी सोच को मैच कर सकते हो। वो किस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं वो तुम मैच कर सकते हो, अगर आपने पढ़ाई थोड़े से डेप्थ में कर रखी है और रिवीजन ढंग से कर रखा है, ये लेवल भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे के क्वेश्चन को। During the gestration stage of amphibian development, ectoderm formation take place by the expression of epithelial cell sheet over mesodermal cell. This type of movement is termed as, ध्यान से देखो, समझो और बताओ क्या होगा। n नंबर ऑफ टाइम इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने मॉर्फोजेनिक मूवमेंट पे। अरे ध्यान से देखो ना क्या बोल कह रहा है, एक्टोडर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय एक्सपेंशन ऑफ एपिथेलियल सेल। अरे मैंने एन नंबर ऑफ टाइम बताया, एपिथेलियल सेल का एक्सपेंशन किस केस में होता है? एपीबोली, राइट। एपिडर्मल सेल वो मूव कहां पे करती है? एपिथेलियल सेल सीट ओवर मेसोडर्मल सेल, आप मोस्टली बोलोगे एपीबोली। ये एपीबोली की बात हो रही है। एपीबोली में ही क्या होता है, आउटर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, और अलग बात है कि मेसोडर्मल तक जा रही है, दैट्स अनदर पॉइंट। बट ओवर ऊपर की सरफेस पे जो मूव कर रही हैं, जो फैल रही हैं या एपिडर्मल सेल क्रिएट कर रही है, वो एपीबोली वाली सेल होंगी। सो द आंसर शुड बी बी। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ 64 सेल स्टेज सी अर्चिन, प्यारा क्वेश्चन है, इसके मॉडल पार्ट से आया हुआ है। इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि 64 सेल है हमारे पास, स्टेज है 64 सेल स्टेज में आप क्या देखते हो, ये ब्लास्टोरा सेल स्टेज होती है, ऊपर की सेल अलग होती है, नीचे की टाइप टाइप की सेल अलग होती है। ऊपर क्या होती है? एनिमल पोल की सेल होती है, AN1 सेल, AN2 सेल, राइट। फिर आती है वेज 1 सेल, वेज 1, वेज 2, फिर आती है अपने पास लार्ज माइक्रोमियर, फिर आते हैं स्मॉल माइक्रोमियर, राइट। इस तरीके से कैटेगराइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे 60 सेल एम्ब्रियो बोलते हैं, ना कि 64। ओके, 64 भी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेल स्टेज इसलिए बोलते हैं कि स्मॉल माइक्रोमियर की जो सेल्स होती है ना, जो 4 सेल होती हैं, इनको डिवाइड करना होता है, मगर ये डिवाइड नहीं करती, इसीलिए बननी चाहिए कितनी सेल? 64 सेल। 4 सेल नहीं डिवाइड करती, मतलब 4 से 8 नहीं होती, इसीलिए ये रह जाता है 60 सेल स्टेज। कोई बात नहीं, वो 64 भी बोल रहा है, कोई इशू नहीं है, राइट। सो क्या बोला जा रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ 64 सेल स्टेज सी अर्चिन, एन आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर वाज कंबाइंड विद आइसोलेटेड माइक्रोमियर। आपने क्या किया? आइसोलेट किया इसको, एनिमल AN1 AN2 को, AN1 AN2 को, राइट, इनको आइसोलेट कर दिया, एंड कंबाइंड विद आइसोलेटेड माइक्रोमियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट स्ट्रक्चर शुड बी? अ बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल या सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल? देखो, रिकॉग्नाइज ग्लूटियस लार्वा नहीं बनेगा, कीप इन माइंड। नो डाउट लार्ज माइक्रोमियर की जो सेल है, हम किसके साथ रख रहे हैं? आइसोलेटेड माइक्रोमियर। देखो, इसने ये भी क्लियर नहीं किया कि माइक्रोमियर कौन से हैं, लार्ज माइक्रोमियर है कि स्मॉल माइक्रोमियर है, क्योंकि अगर हमें स्मॉल माइक्रोमियर रख दिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वो माइक्रोमियर कौन से, लार्ज माइक्रोमियर या स्मॉल माइक्रोमियर। तो अगर मैं यहाँ पे माइक्रोमियर भी रख रहा हूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टोडर्मल जो सेल होती है, नो डाउट वो सीलिएटेड नेचर तो शो करती ही करती है। सो सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल ही बनेगा, ये तो फिक्स है कि एक्टोडर्मल सेल ही बनेगी। बट वो सीलिएटेड बनेगी कि नॉन सीलिएटेड बनेगी, याद रखना AN1 साइड में सीलिएटेड कंडीशन होती है। सो आंसर शुड बी बी।
बी आंसर आना चाहिए, सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल। अब बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल भी कई सारे बच्चे इसको लगा के आते हैं, सॉरी इंडोडर्म, इंडोडर्म तो कहते ही नहीं होगा, नेचर ही नहीं है, AN1 का एक्टोडर्मल सेल है। क्वेश्चन बस फंसेगा अगर आप लोग अगर फंसाओगे तो यहाँ पे सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड में फंसाओगे। ध्यान रखना कि यहाँ पे सीलिएटेड कंडीशन ऑब्जर्व होगी आपको, ठीक है। AN1 साइड में सीलिएटेड कंडीशन ऑब्जर्व होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगेन वही कंडीशन आ गई, कंडीशन। ओके ओके, ओके जस्ट अ सेकंड, ना एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्या बोला जा रहा था, इसको मैं यही बोल रहा था कि कंफ्यूजन अगर क्रिएट होगा तो इसी में क्रिएट होगा कि सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल है या वो सीलिएटेड होगी कि नहीं होगी, बस कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा। तो याद रखना ऊपर वाली सेल में सीलिएटेड वाली कंडीशन डेवलप होती है। सो आंसर आपका आएगा सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल। क्या आंसर आ जाएगा, सीलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल, बस इतना रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगेन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग देख के इस क्वेश्चन को लगा डालोगे, ठीक है। मैं मान के चलता हूं, इतना पढ़ा दिया है कि आप लगा लोगे इस क्वेश्चन को। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को कवर करा ही देता हूं, ठीक है। चलो कोशिश करो, स्टिल आप लोग कोशिश करो कि इनवेजिनेशन में हम क्या शो करेंगे, इनवेजिनेशन में क्या रखेंगे, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस इनटू एम्ब्रियोज इंटीरियर, okay, infolding of seed epithelium of cell during the formation of endoderm in sea urchin, ingression splitting of one cellular sheet into two, ये तो delamitation हो गया सीधा सीधा, inward movement of expanding outer layer so that it spread over the internal surface and remaining external cell, ये भाई इन्वोल्यूशन की बात हो रही है। इनवर्ड मूवमेंट जहां पे एक्सपेंडिंग आउटर लेयर है वो अंदर की तरफ स्प्रेड हो रही है और इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर कर रही है, राइट। देन देखो इनग्रीशन में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, अरे नाम सामने सामने है, इनग्रीशन में माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल होगा, R1, R1 देखते ही समझ जाओ। माइग्रेशन जहां पे भी इंडिविजुअल वर्ड आ जाए ना, वहीं आपका गेम ओवर, वहीं आपने गेम ओवर कर दिया क्वेश्चन का, मिल गया अपने को क्या चाहिए, ठीक है। सो अगर अगेन देखो इनग्रीशन में क्या आएगा, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल आ जाएगा, ठीक है। और पी का 2 हो जाएगा, ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ सीट ऑफ एपिथेलियम ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ याद रखो मैंने क्या बताया था, इंडोडर्म फॉर्मेशन मोस्टली किससे होगा, इन्वेजिनेशन से होगा। इन्वेजिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा अपना, इन्वेजिनेशन क्या करेगा, इंडोडर्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये अपना इन्वेजिनेशन हो गया, ये डिलेमिनेशन हो गया, आंसर आपका आ गया सी, द आंसर विल बी सी, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, एक बार अगर देखना है तो रनिंग वे में देख लो, हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट था, जो स्पेसिफिकली एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट था जिसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म के इनिशियल जो डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है, उसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लगा लिए क्योंकि 3 सेशन कवर हुए हैं इस पे, तो तीनों सेशन में मैंने डिटेल में सारी चीजें कवर करा ही दी हैं। और अब इसके आगे का जो रेस्ट पार्ट है, अब नया टॉपिक मैं उठाऊंगा, डेब बायो का ही उठाऊंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, और उसके आगे का पार्ट जो है वो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरीके की और वीडियोस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपको अपडेट होती रहेंगी टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।